हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और दिस इज़ द 6th लेक्चर। आपने 5 लेक्चर्स इसके पहले हो गया है, आप लोगों ने इसे देख लिया होगा और नोट्स भी प्रॉपर बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ मैं जो आपको होमवर्क देता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देता हूँ, प्लीज़ उन्हें सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि होमवर्क जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल खुद से नहीं बनाएंगे, तब तक न्यूमेरिकल का अप्रोच आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं सारा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को कवर अप कर दूं, सारा एनसीईआरटी आपसे बनवा लूँ, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो आप क्लास में जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसे, और आप जो वो होमवर्क जो देता हूँ उसे आप साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम आता है या फिर किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, इस जगह पे मुझे ये प्रॉब्लम है सर, नहीं समझ में आया, तो मैं कमेंट में ही आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आपका 6th लेक्चर है और यहाँ हम लोग पिछले क्लास में कंसंट्रेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन और इसके अलावा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। आज जो कंसंट्रेशन हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं इसका नाम है मोलैलिटी। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मोलैलिटी क्या है। ध्यान रखिएगा, वो आपका था मोलैरिटी एंड दिस वन इज मोलैलिटी। आर की जगह यहाँ एल है और ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि मोलैलिटी कहते किसे हैं, व्हाट इज मोलैलिटी। ठीक है, तो देखिए मोलैलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए। ठीक है, ये है आपका कोई सॉल्यूशन। ठीक, इस सॉल्यूशन में दो चीज़ होगा, एक है सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूशन मैंने नहीं लिखा। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब मैंने मोलैरिटी आपको समझाया था तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जिक्र वहाँ मैंने नहीं किया था, वहाँ मैंने लिखा था सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस यही है, हालांकि मैं डिफरेंस को अलग से भी समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि मोलैरिटी समझते समय हम लोग सॉल्यूट और सॉल्यूशन का जिक्र किए थे, जबकि यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जिक्र है। व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी कहते किसे है। देखिए, अगर आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला करके सॉल्यूशन बनाया है, तो उस सॉल्यूशन में अगर आपका सॉल्वेंट 1 kg है, अगर आपका सॉल्वेंट 1 kg है, सॉल्यूशन नहीं, अगर आपका सॉल्वेंट कितना है 1 kg, तो उस 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना भी मोल आपने डिसॉल्व किया होगा, सॉल्यूट का जितना भी मोल आपने डिसॉल्व किया होगा, उन्हीं नंबर ऑफ मोल्स को कहा जाता है मोलैलिटी। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को मोलैलिटी कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। अब मोलैरिटी से आप कंपेयर कीजिए इसे। मोलैरिटी था आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में, दोनों में डिफरेंस देखिए, 1 kg सॉल्वेंट और मोलैरिटी में आपका था 1 लीटर सॉल्यूशन, दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट है, वहाँ सॉल्यूशन था, वहाँ लीटर था, यहाँ पे केजी है। 1 kg सॉल्वेंट में, मतलब अगर आप चीनी और पानी को घोल रहे हैं तो 1 किलोग्राम पानी में चीनी का जितना नंबर ऑफ मोल होगा, उन्हीं नंबर ऑफ मोल को मोलैलिटी कहा जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 1 kg से ज़्यादा है, अगर 5 kg है, 10 kg है, तो प्रत्येक kg में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल होगा उसे ही मोलैलिटी कहा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute dissolved in 1 kg या per kg of solvent, ठीक है, is called molality। पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ये आपका मोलैलिटी का डेफिनेशन हुआ। अब इसी डेफिनेशन से हम लोग फॉर्मूला लाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लाने के लिए पहले तो ये बताया हम लोगों ने, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बाई, है ना, पर है मतलब क्या, डिवाइडेड बाई केजी क्या होता है, मास किस चीज का, सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये किस चीज में होता है, तो केजी में। ठीक है, ये किस चीज में होता है, केजी में। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, गिवन मास बाई मोलर मास। तो इसे लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर
मास ऑफ सॉल्यूट, इसे लिख सकते हैं इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल के बदले मैंने लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास। बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसे मैं अगर सिंबल का रूप दूं तो इसके लिए क्या सिंबल यूज हो जाएगा, गिवन मास के लिए हम लोग लिखते हैं W, मोलर मास के लिए लिखते हैं हम लोग M, यहाँ तक हो गया। और दोनों चूंकि सॉल्यूट के लिए इसलिए लिखेंगे B, ये भी लिखेंगे B, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू यहाँ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब ये गिवन मास ही हुआ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं A, ठीक है। यहाँ ध्यान देखिएगा WA मैंने लिखा है, A स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड B स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, मैंने पहले भी बताया था। और ये किस चीज़ में होना चाहिए, तो kg में, ठीक है। तो ये हो गया मोलरिटी का डेफिनेशन, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। लेकिन अब देखिए आप लोग ये यूज़ कीजिएगा नहीं, हालांकि यूज़ तो कर सकते हैं अगर आपका सॉल्वेंट kg में दिया हुआ हो तो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में सॉल्यूट आपका ग्राम में रहता है और सॉल्वेंट भी आपका ग्राम में रहता है, तो उस ग्राम को आप kg में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला में रखिएगा। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं जो आपने मोलैरिटी में भी किया था, इस kg को यहीं पे हटा के ग्राम कर देते हैं, तो इसको अगर ग्राम करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। आप ये रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, ये अगर रखिएगा आप तो यहाँ सारा कुछ ग्राम में होना चाहिए, W भी ग्राम में, WA ग्राम में और MB ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है इसका यूनिट, यूनिट क्या यूज़ होगा, ठीक है, तो मैं ये यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो यूनिट जो होता है मोलैरिटी का क्या यूज़ होता है, तो यूनिट यूज़ होता है, इसका सबसे फर्स्ट यूनिट होता है स्मॉल m, ठीक है। एक अच्छी बात जैसे याद कीजिएगा, मोलैरिटी में उसे रिप्रेजेंट कैपिटल M से करते थे और यूनिट भी उसका कैपिटल M था, सेम टू सेम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट भी M से करते हैं और यूनिट भी स्मॉल m ही है। और स्मॉल m का फुल फॉर्म होता है मोलल, क्या होता है, मोलल, ठीक है। मोलैरिटी में होता था मोलर, यहाँ होता है मोलल। इसका पहला लेटर देखिए, पहला 5 लेटर MOLAL, मोलल, ये हो गया आपका रिप्रेजेंट, ठीक है। एक और यूनिट क्या यूज हो सकता है, देखिए ऊपर आपका क्या है मोल और नीचे क्या है kg, इसलिए इसका एक यूनिट और यूज हो सकता है मोल पर kg, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट, ठीक। तो मोलैरिटी क्या होता है आप समझ गए होंगे। मोलैरिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उसे ही मोलैरिटी कहा जाता है। और फॉर्मूला आपका मोलैरिटी का ये दोनों निकला है, ये kg के लिए है, ये ग्राम के लिए, यहाँ पर सारे यूनिट्स ग्राम में होंगे, ठीक। और ये हो गया आपका यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया मोलैरिटी, ठीक। देखिए नेक्स्ट जो है आपका, मैं कंपेयर करता हूं मोलैरिटी और मोलैलिटी का, क्योंकि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, चाहे CBSE हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ, लिखा भी देता हूँ, ठीक। एक तरफ आपको यहाँ लिखना है नेक्स्ट में डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में डिफरेंस, ठीक है। तो एक तरफ आप लिखिए मोलैरिटी, ठीक है, और एक तरफ आप लिखिए मोलैलिटी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। डिफरेंस नंबर 1 क्या होगा मोलैरिटी का, मोलैरिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो पूरा का पूरा डेफिनेशन, मतलब पहला जो डिफरेंस होगा उसमें आपको डेफिनेशन लिख देना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब अगर आप चीनी और पानी को घोल रहे हैं, ठीक है, तो चीनी पानी को घोलने के बाद जो आपका मिक्सचर तैयार होगा, शरबत तैयार होगा, उस शरबत का अगर 1 लीटर है तो उसमें चीनी का जितना मोल होगा उसे मोलैरिटी कहा जाता है। जबकि मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी जो होता है वो आपको ये नहीं होता है कि आपका शरबत 1 लीटर बना है, वहाँ पर शरबत से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ मतलब है पानी से। अगर आपके पास 1 kg पानी है तो उसमें जितना चीनी का मोल होगा उसे मोलैरिटी कहा जाएगा। मतलब सॉल्यूट का मोल ये भी है, सॉल्यूट का मोल ये भी है, लेकिन ये 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है और ये पर kg ऑफ सॉल्वेंट में है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस आपका। ठीक, सेकंड डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें, हालांकि डेफिनेशन अब ये नहीं कीजिए कि आप फॉर्मूला लिख दीजिए और उसे बोल दीजिए आप सेकंड डिफरेंस है, ये नहीं होता है। सेकंड डिफरेंस जो है आपका फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला और डेफिनेशन तो आपका सेम है। मैं लेकिन फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? M = WB × 1000 बाई MB × VML। जबकि मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका क्या था? M = WB × 1000 बाई MB × WA। ठीक है, और जो सेकंड डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको MCQ में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है समझिएगा कि देखिए मोलैरिटी आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जबकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। अब इस वॉल्यूम पे डिपेंड करने की वजह से क्या होगा? देखिए, अगर आप टेम्परेचर चेंज करें, टेम्परेचर का फैक्टर, दोनों का टेम्परेचर पे अलग अलग फैक्टर, दोनों का टेम्परेचर जो है इस दोनों पे अलग अलग प्रभाव डालता है। देखिए, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, मतलब अगर यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें आप मोलैरिटी निकाले हैं कोई सोल्यूशन का, मोलैरिटी कुछ भी निकला, 1m 2m कुछ भी निकला, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, मतलब इसे आप हीट कर देते हैं या फिर इसे कूल कर देते हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम है, और आपको पता होगा कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज हो जाता है। तो चूंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो आपका मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी कुछ भी है, अगर आप इसे इसका टेम्परेचर चेंज करें, आप इसे हीट कर दीजिए या इसे फ्रिज में रख दीजिए, तो इसका मोलैरिटी चेंज हो जाएगा। जबकि मोलैरिटी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी के एक्सप्रेशन में कहीं आपको वॉल्यूम दिख रहा है क्या? नहीं। मोलैरिटी चूंकि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर मेन इंपैक्ट डालता है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है आपका मोलैरिटी। इसलिए टेम्परेचर चेंज होने पे मोलैरिटी चेंज होगा, जबकि टेम्परेचर चेंज होने पर मोलैरिटी चेंज नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये बदलता है टेम्परेचर में बदलने पर। यहां लिखेंगे इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव करने पर मोलैरिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक और आप डिफरेंस क्या यूज कर सकते हैं? मोलैरिटी का एक यूनिट मैंने आपको बताया था मोल पर लीटर, जबकि आपको मोलैरिटी का यूनिट बताया, अभी जस्ट बताया, मोल पर केजी। ये भी एक डिफरेंस हुआ। तो आप इससे लिख सकते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। और इसमें क्या लिखेंगे? इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर केजी। इसे आप मोल पर केजी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसे आप मोल पर लीटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी आपका डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो ये आपका 3 डिफरेंस हुआ मोलैरिटी और मोलैरिटी में। और एग्जाम में 3 ही डिफरेंस काफ़ी होता है, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप देखिए कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपका वो क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके पास 2 पॉइंट एटलीस्ट होना चाहिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने पॉइंट बताया, पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं। जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ गया, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आया वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड किया और मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं किया और मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड किया। अच्छा, आप बताइए कि आपने नॉर्मेलिटी भी पढ़ा है। नॉर्मेलिटी बराबर होता है x × WB × 1000 बाई MB × VML। आप सोच के बताइए क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? आपके पास जवाब आ गया होगा जी,
ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी भी आपका वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मोलैलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। आपके एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन रहेगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड एक डाल देगा नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है तो मोलैलिटी। ठीक है, सिंपली अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बता सकते हैं कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स में बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक और कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, उसे कंप्लीट करके दोनों के न्यूमेरिकल्स को एक साथ बताऊंगा। मतलब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं मोल फ्रैक्शन को खत्म कर रहा हूं। मोल फ्रैक्शन लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका, इसके बाद कंसंट्रेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन, इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? ठीक है, ये लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है, इसके बाद आपका कंसंट्रेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो इसमें आपको पता होगा कि दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों चीज है आपके पास प्रेजेंट। अगर मैं पूछूं कि इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसमें अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है तो इसका भी कुछ मोल होगा। अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो इसका मास है, और मास है और मोलर मास है तो इसका मोल होगा। सॉल्वेंट का भी मास है और मास है और मोलर मास है तो मोल होगा, क्योंकि मोल बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर एक सॉल्यूशन आपने बनाया जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है तो इसका भी कुछ मोल है, इसका भी कुछ मोल है। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ, आप लोग इसको पहले नहीं लिखिएगा, पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ देता हूँ। लेट एन ए जो है आपका वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और एन बी है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मान लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्यूशन में अगर पूछा जाए तो इसके अलावा तो कुछ सॉल्यूशन में कुछ और है नहीं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि एन बी प्लस एन ए, यही होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, कि इसमें बताओ तो सॉल्यूट का परसेंटेज क्या है। क्योंकि देखिए अक्सर लोग फ्रैक्शन से ज़्यादा परसेंटेज को वैल्यू देते हैं, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा पॉपुलर टर्म होता है फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन और परसेंटेज में बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पूछूं कि बताओ आपको सॉल्यूट का परसेंटेज क्या है इसमें, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका वैल्यू बाई टोटल वैल्यू इंटू 100। जिसका भी परसेंटेज निकालना है, जैसे मैं दो आदमी मिलकर कोई काम कर रहा है, ठीक है, टोटल काम आपको पता चल गया, इसका काम प्लस इसका काम बराबर टोटल काम। अगर मैं पूछूं कि पहला आदमी का परसेंटेज क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, पहला आदमी के काम को टोटल काम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि दूसरा आदमी का परसेंटेज क्या है, दूसरा आदमी कितना काम कर रहा है उसका परसेंटेज क्या है, तो दूसरा आदमी का काम बटे टोटल काम इंटू 100 कीजिएगा। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए बस आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बस अगर आपको कोई फ्रैक्शन बोले, क्या बोले, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जस्ट मीनिंग होता है रेशियो, अनुपात, 100 से गुना आपको नहीं करना है। बाकी फ्रैक्शन और परसेंटेज आपका सेम चीज हुआ। परसेंटेज में हम लोग 100 में देखते हैं, जबकि फ्रैक्शन का जस्ट मतलब होता है रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या है, एन बी, इसे आप क्या चीज से डिवाइड कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एन ए प्लस एन बी, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर यहाँ मोल फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज रहता, मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन परसेंटेज तो है नहीं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर पूछे कोई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ये होगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस अगर फ्रैक्शन रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मोल फ्रैक्शन कितना आसान चीज़ है, और इसे रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, तो एक्स से। ठीक है, और चूंकि ये सॉल्यूट का है इसलिए लिखेंगे एक्स बी, और ये आपका सॉल्वेंट का है इसलिए लिखेंगे एक्स ए। ठीक है, क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कितना, और फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1 कितना, आउट ऑफ 1 कितना। अगर किसी का 60% है
अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में 60% नंबर लाया, मतलब 100 नंबर का एग्जाम होता तो वो 60 नंबर लाता। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में देखना है तो इस परसेंटेज को हटाइए, और परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में से 100 का अंतर है। 100 रहा, अगर 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज, 100 हटा देंगे तो फ्रैक्शन, तो 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.6। मतलब वो स्टूडेंट 0.6 नंबर लाता अगर 1 नंबर का एग्जाम होता। बात तो एक ही है, 100 नंबर के एग्जाम में 60 लाना और 1 नंबर के एग्जाम में 0.6 लाना। ठीक है, इसको आप बोलेंगे परसेंटेज, इसको बोलेंगे आप फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका दोनों। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैंने ये तो लिख दिया बट डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ दिया, तो जो आपका फॉर्मूला बना है वही आपका डेफिनेशन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all components is called mole fraction। ठीक है, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन का अपना डेफिनेशन। ठीक है, और एक बात आप नोटिस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक में ही जितना भाग इसका और इसका भाग, दोनों का भाग को अलग करना है। मतलब एक में कुछ पार्ट होगा इसका और कुछ पार्ट होगा इसका। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप XA और XB को जोड़ देंगे तो हमेशा कितना आएगा, एक ही तो आएगा। ऐसे भी आप इन दोनों को जोड़ के देखिए 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में देखना है, मतलब टोटल काम अगर आपका 1 है, ठीक है, उसमें 0.4 जो काम है वो A ने किया है, तो कंफर्म 0.6 काम दूसरा ने किया होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो एक ही होगा। तो उसी तरह से दोनों कंपोनेंट मिला करके तो एक ही होगा ना, क्योंकि एक में ना हम लोग दोनों का पार्ट्स देख रहे हैं। तो दोनों कंपोनेंट मिला के अगर एक है, इसका मतलब XA प्लस XB हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो एग्जाम में अगर आपको कभी भी दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने का जरूरत नहीं है। आप किसी एक का मोल फ्रैक्शन को निकाल के दूसरे के मोल फ्रैक्शन के लिए एक से उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आसान है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में जब आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपका क्या यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं। XB बराबर, एक फॉर्मूला तो आपने देखा, NB बाई NA प्लस NB, ये है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन में कभी भी नंबर ऑफ मोल अवेलेबल नहीं होता है, मास अवेलेबल होता है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, यानी कि WB बाई MB बाई NA बराबर WA बाई MA प्लस WB बाई MB, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम में आपको WB और WA दिया रहता है, NA NB नहीं दिया रहता है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। और अगर आपको XA कभी भी निकालना है तो आप XA के लिए बड़ा वाला फॉर्मूला यूज मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है दोनों का जोड़ एक ही आएगा। तो XA के लिए हमेशा 1 माइनस XB कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब रहा बात इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो बहुत ही डेंजरस सा यूनिट होता है। इसका जो यूनिट होता है वो कोई यूनिट ही नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दिस इज यूनिटलेस। ठीक है, आप बोलेंगे यूनिटलेस कैसे हुआ। देखिए, यूनिटलेस इसलिए होता है कि अगर, एक बात तो पहले भी जान लीजिए, अगर कहीं भी कोई डेफिनेशन में रेशियो वर्ड आ गया तो उसका कभी कोई यूनिट नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, दो सेम चीज का मतलब डिवाइड। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर भी क्या था, मोल, नीचे भी क्या था, मोल, तो दोनों का मोल मोल तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस। यानी कि अगर आप कभी कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं और मोल फ्रैक्शन आपका कुछ भी आता है, जैसे मान लिया आपका एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन बनाया और मोल फ्रैक्शन आएगा आपका 0.4, क्योंकि 1 से तो कम ही आना है, तो 0.4 ही आंसर आपको छोड़ना है, 0.4 का कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसका ये यूनिट नहीं होता है, दिस इज यूनिटलेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मोलैलिटी और मोलैरिटी तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन मैंने दोनों कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे। ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल पार्ट को नहीं बताऊंगा, साथ साथ मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपके कंसंट्रेशन टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।